हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा। और जैसे कि आपको पता है कि अभी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, इंटर कॉलेज के एग्ज़ाम होंगे, उसके साथ साथ राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हैं और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम तो आते ही रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम लगातार आने वाले हैं, आते रहेंगे। उस कड़ी में मैंने सोचा कि क्यों ना क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व किया जाए, जिससे कि जो लोग भी मेरे चैनल से जुड़े उनको सीखने में, समझने में आसानी हो और उन्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी के मिलते रहें। तो इस वीडियो से ये पहला वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा आपके साथ ही। और इसके साथ लगातार हर दिन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम ज्योग्राफी के सॉल्व करते रहेंगे। तो आइए इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन या भू अभिनतियों की अवधारणा किसने दी थी? चार ऑप्शन है आपके पास, हॉल एंड डाना, हैंग, होम्स एंड स्टीयर्स। मैं आपको बताता हूं, जेम्स हॉल एंड डाना ने कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन दिया था। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर, बेस लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बेस लेवल को भी हिंदी में भी बेस लेवल कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि ये खुद ही यूजीसी का पेपर है। तो बेस लेवल की अवधारणा जो थी वो किसने दिया था? आपके पास ऑप्शन है हटन, पावेल, डेविस, वाल्थर पेंक। तो बेस लेवल कॉन्सेप्ट दिया था जे डब्ल्यू पावेल ने, याद रखिएगा, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक फोर्सेस? इनमें से किसका निर्माण विवर्तनिकी शक्तियों के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो चलिए बताइए, हैंगिंग वैली, वी शेप्ड वैली, रिफ्ट वैली और ब्लाइंड वैली। कंफ्यूज हो गए? तो मैं आपको सही उत्तर बताता हूं, इसका सही उत्तर है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का निर्माण किससे होता है? विवर्तनिकी घटनाओं से या टेक्टोनिक इवेंट से होता है, जब जमीन में रिफ्ट बन जाती है। तो हैंगिंग वैली आपकी कब बनती है? हैंगिंग वैली ग्लेशियल लैंडफॉर्म है, याद रखिएगा। वी शेप्ड वैली ये आपका रिवराइन लैंडफॉर्म है। ब्लाइंड वैली जो कार्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी होती है या ग्राउंड वाटर जियोमॉर्फोलॉजी, जो पानी जमीन के नीचे से बहता है, उससे बनने वाला लैंडफॉर्म है। लेकिन जब टेक्टोनिक इवेंट होते हैं तो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। अब आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। अब आता है चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ये सही ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जहां पे लोग गलत करते हैं। इसमें क्या है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मिलाना है, करेक्टली मैच करना है आपको। तो आप देख सकते हैं, पहला इसमें ए ऑप्शन है, ए प्लेन लार्जली कंपोज्ड ऑफ रीसेंट एलुवियम, a deep sea plane, a plane formed by wind action, a level surface lightly covered with thin layer of alluvium। अब इनमें से ये कौन कौन से हैं? जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप हमेशा एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कीजिए। पहले या तो जो गलत आपको नहीं पता हो, गलत लगते हो आपको, उनको हटा करके सही वाले को टिक करके फिर गलत वाले पे अंदाजा लगाइए। अगर आपको आता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे है, ए प्लेन लार्जली कंपोज्ड ऑफ रीसेंट एलुवियम, इसका मतलब है कि जो रीसेंट जलोढ़ होता है, जो नया जलोढ़ होता है, उससे बने हुए मैदानों को क्या कहा जाता है? तो आप आराम से समझ सकते हैं कि रीसेंट एलुवियम से बने हुए जो प्लेन होते हैं उनको फ्लड प्लेन कहा जाता है। तो मतलब ए के साथ 3 का करेक्टली मैच हो रहा है। तो अब ए के साथ आप देखिए यहाँ पर कौन सा है, 3। भाई ये दोनों हैं, बी और डी। तो मतलब ए आपका नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, और आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब आपके पास बचते हैं बी और डी। अब आइए आगे देखते हैं। ए डीप सी प्लेन, समुद्र के अंदर का जो मैदान होता है, गहरा मैदान होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो मैंने बताया हुआ है, उसको बोला जाता है अबेसल प्लेन। मैंने आपको अपने वीडियो में ओशन बॉटम रिलीफ स्ट्रक्चर में बताया हुआ था। तो उसको कहते हैं अबेसल प्लेन या गहरे समुद्री मैदान या नितल, समुद्री नितल मैदान, वितलीय मैदान।
तो वही अबेसल प्लेन या डीप सी प्लेन होते हैं। तो अबेसल प्लेन, डीप सी प्लेन आपको मिल गया, मतलब बी का है फोर्थ। तो ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, बी का है फोर्थ। अभी भी बी और डी में कंपटीशन चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं अब। ए प्लेन फाउंड बाय विंड एक्शन, हवा के द्वारा निर्मित एक मैदान। तो हवा के द्वारा निर्मित कौन सा मैदान है? हवा के द्वारा निर्मित मैदान है भैया लोएस प्लेन। लोएस मैदान हवा के द्वारा निर्मित मैदान है। इसको भी मैं आपको बता चुका हूँ, लोएस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंस जाते हैं और यही आपको क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई करवाते हैं। तो अब सी का आपके पास ऑप्शन हो गया सेकंड। तो सी का आप देखिए यहाँ सेकंड कौन सा है, डी में सी का सेकंड है। मतलब भैया बी भी आपका गलत हो गया, आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गया डी। अब डी करेक्ट ऑप्शन आ गया, इसका मतलब चौथा ही बचता है। तो ए लेवल सरफेस लाइटली कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ एलुवियम, की मतलब एक ऐसी सतह जिस पर बहुत एक पतली लेयर जलोढ़ की हो, उसको क्या कहा जाता है? और वो लगभग लेवल हो, तो उसको बोला जाता है पेडी प्लेन। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, पेडी प्लेन बोला जाता है, या हिंदी में इसको बोलते हैं पदस्थली। तो इस तरीके से इसका करेक्ट मैच हो गया डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब किसने कहा था, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि प्रेजेंट इज द की टू पास्ट? वर्तमान जो है, प्रेजेंट इज द की टू पास्ट, वर्तमान भूत की कुंजी है या वर्तमान अतीत की कुंजी है। किसने कहा था? इसका सीधा उत्तर है जेम्स हटन। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, एक रूपतावाद के सिद्धांत में जेम्स हटन ने इसको कहा था। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, कैटास्ट्रॉफिज्म वर्सेस यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, आप लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज पार्ट ऑफ लॉरेशिया? इनमें से कौन सा लॉरेशिया का पार्ट था? अब ये आपका रिलेटेड है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग पैंजिया पैंथलासा से। तो जब पैंजिया जो था, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वो टूटा, तो पैंजिया टूट करके बटा दो भागों में, एक भाग इसका टूटा हुआ हो गया लॉरेशिया जो नॉर्थ की तरफ था, दूसरा भाग टूट करके हो गया गोंडवाना लैंड। तो लॉरेशिया नॉर्थ में था, मतलब कि जो नॉर्थ के कॉन्टिनेंटल मासेस हैं वही इनके पार्ट होंगे। तो अब बताइए इनमें से नॉर्थ का कॉन्टिनेंटल मास कौन सा है? इसका सही उत्तर है चाइनीज प्लेट। जो चाइना की प्लेट है, चाइनीज प्लेट जहां पर चाइना है, वो पार्ट है किसका? लॉरेशिया का। तो ये सही उत्तर है इसका। अब अगला प्रश्न फिर से आ गया, मैच द फॉलोइंग। हालत वही है, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। अब मैच द फॉलोइंग में सही मैच कराइए। इधर एक लिस्ट है, एक लिस्ट इधर है। नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है? अब इसमें आपको मैच कराना है इधर से इधर, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है। तो सबसे पहले आप बताइए नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है, जिसको सामान्य भ्रंश बोलते हैं। तो मित्रों, नॉर्मल फॉल्ट या सामान्य भ्रंश यही है कि जब किसी भी जगह पर कोई भी रॉक ब्लॉक टूट करके एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाने लगते हैं, तो वहां पर जो फॉल्ट बनता है उसको नॉर्मल फॉल्ट कहा जाता है। मतलब ये सही है, ए के साथ फर्स्ट सही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक ब्लॉक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब दूसरा है रिवर्स फॉल्ट क्या होते हैं? रिवर्स फॉल्ट को हिंदी में उत्क्रम भ्रंश बोलते हैं या व्युत्क्रम भ्रंश भी बोल सकते हैं। वो क्या होते हैं? तो अब आप इसमें से याद देखिए, मूवमेंट ऑफ बोथ रॉक ब्लॉक्स टुवर्ड्स ईच अदर, जब एक दूसरे की तरफ रॉक ब्लॉक या स्थल खंड मूव होने लगते हैं तो उनको रिवर्स फॉल्ट कहा जाता है। ये बी वाला सेकंड के साथ आपका एकदम सही है। अब इसमें ये क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसको समझना जरूरी है। मैंने ये सारी चीजें अपने वीडियोस में भी समझाई हुई हैं। जब होता क्या है कि कहीं पर रिफ्ट होती है, रिफ्ट होती है का मतलब पहले नॉर्मल फॉल्ट बना, नॉर्मल फॉल्ट बना तो एक भूखंड टूट करके एक दूसरे के अपोजिट खिसका, और फिर उसमें लगने लगता है कंप्रेसिव फोर्स। पहले आपका ये लगा, बाहर की तरफ फोर्स लगा, टूट गया, फिर दोबारा कंप्रेसिव फोर्स लगा, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागने लगे। ठीक है, तो जब ये दोनों दोबारा में एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं
तो इस तरह से ये जो फॉल्ट होता है ये रिवर्स फॉल्ट होता है, नॉर्मल के जस्ट रिवर्स होता है ये, तो इसको रिवर्स फॉल्ट बोलते हैं या व्युत्क्रम भ्रंश बोलते हैं। तो ये इसके साथ करेक्टली मैच्ड है, मतलब ए का 1 हो गया और बी का 2 हो गया। तो भैया अब आप आराम से समझ जाएंगे इसमें कि इसका ऑप्शन सही है ए वाला, ए के साथ 1 मैच हुआ, बी के साथ 2 मैच हुआ, सी के साथ 3 मैच हुआ और डी के साथ 4 मैच होगा। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि आप देखते हैं लेटरल फॉल्ट क्या है। तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टली अलोंग द फॉल्ट प्लेन। तो भ्रंश तल के सहारे शैलखंड का क्षैतिज विस्थापन, हॉरिजॉन्टली विस्थापन, ये होता है आपका लेटरल फॉल्ट। स्टेज फॉल्ट का मतलब है कि जब व्हेन द स्लोप्स ऑफ ए सीरीज ऑफ फॉल्ट्स आर इन सेम डायरेक्शन, जब भ्रंश श्रृंखलाओं का ढलान एक ही दिशा में होता है, तो एक ही दिशा में जब होगा, ऐसे ही एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो इसको बोला जाता है स्टिच फॉल्ट। तो इसका सही आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डज एन एस्कार्पमेंट अपीयर, एक कगार कब दिखता है। तो भैया इसमें 4 ऑप्शन हैं। व्हेन ए लैंड ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली, क्या लैंड ब्लॉक्स जब हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तब इस केस में कगार दिखता है, नहीं दिखता है। व्हेन ए लैंड ब्लॉक मूव्स वर्टिकली, जब कहीं पर भी लैंड ब्लॉक्स हैं वो वर्टिकली मूव करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, ये ऐसे ऐसे। तो हाँ भैया, जब ऐसे मूव करते हैं तो कगार ही बनाएगा ना, एक तरह का खिसक गया, ऐसे है ये टूट करके खिसक गया एक साइड का, तो इधर साइड ये क्या हो गया, ये कगार हो गया। तो आपका बी ऑप्शन सही है। जब पानी के कारण से गिरता है तो ये नहीं होता है, जब लैंड ब्लॉक ह्यूमन इंटरवेंशन से गिरता है तब ये नहीं है। इसका जो टेक्निकली जो है वो ये सही है, वो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट है। फ्लूवियो ग्लेशियल का मतलब है नदीय हिमानी के द्वारा निर्मित, मतलब ग्लेशियर्स के द्वारा निर्मित कौन सा लैंडफॉर्म इसमें से है। आउटवॉश प्लेन है, फ्लड प्लेन है, पेनी प्लेन है या पैन प्लेन है। अब आप दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। तो फ्लड प्लेन नहीं है, क्योंकि फ्लड प्लेन का मतलब बाढ़ का मैदान, नदी बनाती है। पेनी प्लेन ये भी नहीं है, पैन प्लेन ये भी नहीं है। तो ऑप्शन इसका सही है आउट वॉश प्लेन। तो जब ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स हो जाते मतलब एक जगह जमा हो जाते हैं, तो जहां पर आपने सुना होगा ड्रमलिन बनता है, एस्कर बनता है, मोरेन्स जहां पर खूब सारे रहते हैं, रोसे मुटेने बनते हैं, वो सारा जो मैदान होता है वो आपका होता है आउट वॉश प्लेन। तो ये सब एस्कर वगैरह बनते हैं आउट वॉश प्लेन में। तो अभी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो हिमानी धौत मैदान है, हिमानी धौत हिंदी में इसको बोलते हैं, तो उसी को ही आउटवाश प्लेन बोला जाता है। ओके, अब आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन इसके बाद रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि माइग्रेशन फ्रॉम डेवलप्ड टू लेस डेवलप्ड रीजन इज कॉल्ड एज। विकसित क्षेत्रों से अविकसित क्षेत्रों की तरफ या अल्प विकसित क्षेत्रों की तरफ जो प्रवास होता है उसको क्या कहा जाता है। इमिग्रेशन कहा जाता है, उत्प्रवास कहा जाता है, या एमिग्रेशन या इमिग्रेशन, इसको अप्रवास बोलते हैं, या दुराग्रही प्रवास, परवर्स माइग्रेशन या रिवर्स माइग्रेशन। इसका सही उत्तर है परवर्स माइग्रेशन, दूरा प्रवास या दुराग्रही प्रवास जिसको बोलते हैं। जब विकसित क्षेत्रों से, मतलब जैसे अगर मुंबई से लौट करके लोग भाग करके आने लगे कहाँ पर, सपोज कोई रहने वाला है किसी भी जगह कस्बे का, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला है, तो आदमी यहाँ से भाग करके जब चला आया मुंबई से सुल्तानपुर की तरफ, तो उसने क्या किया, परवर्स माइग्रेशन कर लिया। भाई कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, मान लो बीमार हो गया, या यहाँ पोल्यूशन है,
तो इसके कारण से शहरी समस्याओं के कारण लोग कई बार क्या करते हैं, दुराग्रही प्रवास भी करते हैं, वापस लौट आते हैं गाँव की तरफ। तो ये है परवर्स माइग्रेशन। आज मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और सॉल्व करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी सॉल्व करके कम से कम 20 क्वेश्चन हर वीडियो में लिए जाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।